दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में वेब सीरीज पंचायत सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को। अगर आपको सीजन 1 और सीजन 2 देखना है तो आप हमारी बनाई प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सचिव जी और उसके मौसी के लड़के को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सिगरेट पी रहे होते हैं। तब सचिव जी का भाई उससे पूछता है कि अब की बार ट्रांसफर कहाँ हुआ है। सचिव जी बताते हैं भयपुरा गाँव में, जिसे सुनकर उनका भाई कहता है कि यार ये थोड़ा डरावना सा नाम नहीं लग रहा, इससे बढ़िया तो फुलेरा गांव था। फिर उसका भाई पूछता है कि अच्छा तेरी तैयारी कैसी चल रही है। सचिव जी जवाब देते हैं बहुत बढ़िया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फुलेरा गांव में, जहां हम नए सचिव को आते हुए देखते हैं। और जब वो पंचायत ऑफिस पहुंचता है तो वहां ताला लगा हुआ देखकर वो प्रधान को फोन करता है, लेकिन प्रधान जी और विकास दोनों उसका फोन नहीं उठाते। दूसरी तरफ हम प्रधान जी को देखते हैं, जो विकास को कहते हैं कि विकास जरा ऑफिस में चक्कर लगाकर देख के आओ, वो नया सचिव कर क्या रहा है। तभी मंजू देवी प्रधान जी से कहती है कि क्यों पंगा ले रहे हो, करने दीजिए ना ज्वाइनिंग नए सचिव को। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर इस नए सचिव ने ज्वाइनिंग कर ली तो हमेशा के लिए सचिव जी का पत्ता कट हो जाएगा। यानी ये सब सचिव जी के लिए इस नए सचिव को ज्वाइनिंग करने से रोक रहे हैं। वहीं वो नया सचिव रास्ते में घूमते हुए भूषण और विनोद से टकरा जाता है। तो भूषण उससे पूछता है कि भाई साहब आप कौन हैं, जिस पे वो बताता है कि मैं इस गांव का नया सचिव हूँ और इस गांव में चल क्या रहा है, मुझे ज्वाइनिंग करनी है पर अभी तक पंचायत ऑफिस का ताला नहीं खुला। जिस पे भूषण उसे भड़काने लगता है कि यहाँ पुराने वाले सचिव के जाने के बाद से ही वो पंचायत ऑफिस नहीं खुला और तुम्हारी औकात ही क्या है प्रधान के सामने। जिस पर सचिव भड़क जाता है और कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा सचिव नहीं हूँ, मेरे सर पर विधायक जी का हाथ है। तभी वहाँ पर विकास आता है और नया सचिव उसे देखकर पूछने लगता है कि भाई साहब तुम ताला क्यों नहीं खोल रहे हो, अगर तुमने ताला नहीं खोला तो मुझसे बुरा कोई इंसान नहीं होगा। लेकिन विकास बिना कुछ भी कहे वहाँ से बाइक मोड़कर चले जाता है और नया सचिव पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है कि अब तो मैं ताला तोड़कर अंदर घुसूंगा। तब भूषण उसे और भी भड़काते हुए कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी नहीं सुनने वाला, तो ये लो हथौड़ा और जाकर तोड़ दो ताला। ये सुनकर पहले तो वो हिचकिचाने लगता है, लेकिन भूषण के बार बार कहने पर वो ताला तोड़ने के लिए जाता है और भूषण और विनोद दूर खड़े होकर ये नजारा देख रहे थे। इधर विकास प्रधान जी को आकर बताता है कि उसने दरवाजा तोड़ने की धमकी दी है, क्या करूं, प्रहलाद चाचा को ले जाऊं। जिस पर प्रधान जी सोचते हुए कहते हैं कि चलो ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना प्रहलाद सिर्फ समझाए, मारपीट पर ना उतर आए, और अगर प्रहलाद ने ज्यादा दारू पी रखी होगी तो उसे लेकर मत जाना। तब विकास कहता है कि आजकल उनका पता ही नहीं लगता कि उन्होंने ज्यादा पी रखी है या कम। तभी वहाँ मंजू देवी आती हैं और विकास को खाना देते हुए कहती हैं कि इसे प्रहलाद को दे देना, और कहती है कि आपके और उस सचिव के बीच जो भी गड़बड़ चल रही है उसके बीच में प्रहलाद को बिल्कुल मत लाना। उस टाइम पर प्रधान जी मंजू देवी को तो मना कर देते हैं, लेकिन विकास वहाँ से सीधा प्रहलाद के पास पहुँचता है। तब हम प्रहलाद को देखते हैं जो अपने बेटे के गुजर जाने के बाद गम में नशे में पड़ा होता है। विकास उसके पास जाकर उसे जगाता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है। फिर जैसे प्रहलाद टिफिन खोलने लगता है, इतनी देर में विकास प्रहलाद को बता देता है कि नया सचिव ज्वाइनिंग करने आया है और वो ताला तोड़ने वाला है। ये सुनकर प्रहलाद को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद ये दोनों बाइक पर बैठकर सीधा ऑफिस पहुंच जाते हैं। इधर भूषण और विनोद इन्हें देखकर दूर से ही मजे ले रहे थे और एक दूसरे से कहते हैं कि भैया अब मजा आएगा। फिर पंचायत ऑफिस आने के बाद प्रहलाद खाना खाने लगता है और सचिव को कहता है कि तुम ताला तोड़ते रहो और विकास जब तक हम खाना खा रहे हैं तुम एक बढ़िया सा बांस ले आओ और आगे से उसे थोड़ा नुकीला रखना। अब इसके बाद हम विधायक को देखते हैं, जिसने अपने घर में संगीत का कार्यक्रम रखा था और विधायक अपनी बेटी के साथ बैठा होता है। तभी वो अपनी बेटी से पूछता है कि बेटिया हम इस अपने नए घोड़े का क्या नाम रखें। उसकी बेटी कहती है सितारा रख दीजिए और विधायक उस घोड़े का नाम सितारा सिंह रख देते हैं। तभी विधायक का चेला उसे बताता है कि जो आपने सचिव फुलेरा गाँव में भेजा था उसे वहाँ का प्रधान ज्वाइनिंग करने नहीं दे रहा। ये सुनकर विधायक का खून खोल जाता है और वो तुरंत गाड़ी निकलवाता है और कहता है कि आज चलो पूरे गांव वालों को मिलकर मारेंगे। जिस पर उसका चेला उसे समझाता है कि विधायक जी जरा जरा सी बातों के लिए आप कहां जाएंगे, आप बस डीएम मैडम को कंप्लेन कर दीजिए, बाकी वो देख लेंगी। और विधायक डीएम मैडम को कंप्लेन कर देता है। जिसके बाद हम प्रधान जी को देखते हैं, जिसके पास डीएम मैडम का फोन आता है। तब प्रधान जी मंजू देवी की बात करवाता है और डीएम मैडम मंजू देवी को काफी बुरी तरीके से हड़का देती हैं कि तुम्हारे ऑफिस में चल क्या रहा है। मंजू देवी कहती कि क्या चल रहा है मैडम, कुछ भी तो नहीं। डीएम मैडम कहती हैं कि अगर तुम ऑफिस जाओगी तभी तो पता लगेगा ना, जल्द से तुम और उप प्रधान मेरे ऑफिस पहुंचो। जिसके बाद मंजू देवी और प्रधान जी पहले पंचायत ऑफिस पहुंचते हैं, जहां मंजू देवी देखती है कि नया सचिव दरवाजे पे बैठा है और प्रहलाद खाट पर सोया होता है। तब मंजू देवी उसे उठाती और कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है।
प्रहलाद कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर सो रहा था। तब नया सचिव बोल पड़ता है कि ये सो नहीं बल्कि मेरे को धमकी दे रहे थे। लेकिन तब तक प्रधान जी सचिव जी को डांट के चुप करवा देते हैं। तभी विकास वहाँ पर बांस का डंडा लेकर आता है और सचिव कहता है कि ये देखिए मैडम, ये इस डंडे से क्या करने वाले थे, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। आखिर मैंने विधायक को कॉल करके एक ही बार में सबको हिला दिया ना। तब मंजू देवी उसे सुनाकर चुप करा देती है। इसके बाद हम सचिव जी को देखते हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तभी उसे व्हाट्सएप पर रिंकी का मैसेज आता है जिसमें रिंकी ने कहा था कि आपके ट्रांसफर रोकने के लिए यहाँ पर लड़ाई चल रही है, लेकिन सचिव जी उस पर कोई रिप्लाई नहीं देते। इधर मंजू देवी और प्रहलाद डीएम ऑफिस में बैठे होते हैं, जहां डीएम मैडम कह रही होती हैं कि आप क्यों विधायक से पंगा ले रही हैं, चुपचाप नए सचिव को ज्वाइनिंग करा दीजिए। जिस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं मैडम, अगर ज्वाइनिंग करेंगे तो पुराने सचिव जी ही करेंगे, वरना विधायक का तो कोई भी चेला हमारे गाँव में ज्वाइनिंग नहीं कर पाएगा, और अगर करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये कहकर वो ऑफिस से बाहर चले जाता है। फिर डीएम मैडम मंजू देवी को समझाते हुए बाहर आती हैं कि जरा प्रहलाद को समझाइए, बेकार में दुश्मनी मोल मत ले, वो विधायक वैसे भी बहुत गंदा आदमी है। अब यहाँ से ये सब सीधा पंचायत ऑफिस पहुँचते हैं, जहाँ वो सचिव अभी भी बैठा होता है और मंजू देवी उससे कहती है कि यहाँ पर आपको बस काम से मतलब रखना है, फालतू किसी के मामले में टांग नहीं अड़ानी। यानी मंजू देवी उसकी ज्वाइनिंग करवाने वाली है। तब सचिव कहता है कि हम क्यों किसी के काम में टांग अड़ाएंगे, और ये आप मुझे बार बार धमकी देना बंद करिए, हमारे सर पर विधायक जी का हाथ है। ये सुनकर प्रहलाद को गुस्सा आ जाता है और वो उसी बांस को उठाकर सचिव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी प्रधान के पास डीएम मैडम का फोन आता है और वो बताती हैं कि विधायक को जेल हो चुकी है। उस पर आरोप लगा है कि उसने कुत्ते को जान से मारकर खा लिया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, यानी अब विधायक गया तो इस नए सचिव को भी ज्वाइनिंग करने नहीं दिया जाता। अगले दिन रिंकी व्हाट्सएप पर मैसेज करके सचिव जी को बताती है कि आपका ट्रांसफर रोक दिया गया है, जिसे देखकर सचिव जी खुश हो जाते हैं और रिंकी को कॉल करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम जगमोहन और उसकी फैमिली को देखते हैं जो आपस में बतिया रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी चीज की आवाज आती है और जगमोहन भागते हुए बाहर जाकर देखता है तो प्रधान जी और मंजू देवी बाइक से गिर गए होते हैं क्योंकि उनके रास्ते में गड्ढा आ गया था। तब जगमोहन उन्हें उठने में उनकी मदद करता है। फिर प्रधान जी और मंजू देवी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम सचिव जी को देखते हैं जो गांव में वापस आ गए थे और हैंडपंप से नहाने के लिए बाल्टी भर रहे होते हैं। तभी वो भूषण को देखते हैं और उससे कहते हैं कि आपका हथौड़ा अंदर रखा हुआ है, जाकर ले लीजिए, और आपके और मेरे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी नौकरी करने आया हूँ तो मुझे शांति से नौकरी करने दीजिएगा। फिर नहाने के बाद तैयार होते समय सचिव जी अपनी मौसी के लड़के से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर सब ठीक है, बस मुझे होने वाली पॉलिटिक्स से दूर रहना है। जिस पर उनका भाई कहता है कि मुझे सब पता है, तुम वहाँ पर रिंकी के लिए गया है ना। और रिंकी का नाम सुनते सचिव जी के मुंह पर स्माइल आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ रिंकी आती है, जिसे देखकर सचिव जी कहते हैं क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब रिंकी कहती है कि कुछ नहीं, हम तो टंकी पर बस चाय पीने जा रहे थे तो सोचा आपको हाय हेलो कर दें। जिसके बाद रिंकी सचिव जी को चाय पीने के लिए ऑफर करती है, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि इस समय टंकी पर जाएंगे तो गांव वाले पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाएंगे। एक काम करते हैं, रात को चलेंगे, मैं फ्री भी हो जाऊंगा और अंधेरे में किसी को कुछ दिखेगा भी नहीं। तब रिंकी कहती कि अंधेरे में क्या करेंगे, मतलब अंधेरे में तो गांव भी नहीं दिखता। यह कहकर रिंकी वहां से चली जाती है। अब सचिव जी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जगमोहन की दादी रोते हुए आती हैं, जिसे सचिव जी जानते नहीं थे तो वो उससे पूछते हैं कि आप कौन हो और रो क्यों रही हो। फिर सचिव जी उनके लिए पानी लेने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत तो ड्रामे कर रही थी। फिर पानी पिलाने के बाद सचिव जी पूछते हैं कि आप अपनी परेशानी बताइए। तो वो दादी बताती है कि मेरे पोते ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, ये कहकर कि ये बुढ़िया खाना बहुत खाती है। अब आप ही बताइए मैं इस उम्र में कितना खाना खाती होंगी। सचिव जी पूछते हैं कि आप कहाँ रह रही हैं। तो वो दादी बताते हैं कि बगल में ही मेरी पुरानी झोपड़ी थी तो मैं अब वहीं पर रह रही हूँ। फिर सचिव जी कहते हैं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। दादी बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना में हमें भी ये घर मिल जाता तो काफी अच्छा होता। तब सचिव जी दादी से कहते हैं चलिए मैं कोशिश करूंगा, और जाते समय वो उसे एक लौकी भी दे देते हैं। अब यहाँ से सचिव जी प्रधान जी के पास जाते हैं क्योंकि प्रधान जी का फोन आया था और वो उसे बताते हैं कि मंजू देवी के पैर में चोट लग गई है। सचिव जी पूछते हैं कि आप गिरे कहाँ थे। प्रधान जी बताते हैं वहीं जगमोहन के घर के सामने। तो सचिव जी कहते हैं ये वही जगमोहन है क्या जिसकी एक बूढ़ी दादी है। प्रधान जी कहते हैं हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं। सचिव जी बताते हैं कि उसकी दादी आज प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना से घर मांगने के लिए आई थी। जिस पे मंजू देवी कहती हैं कि उन्हें क्यों मिलेगा घर, उनका घर तो पहले से बना हुआ है। सचिव जी कहते हैं कि जगमोहन ने अपनी दादी से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है,
लेकिन मंजू देवी बताती हैं कि जब सवेरे हम गिरे थे तब वो तो अपने पोते के साथ ही थी, जिसपे प्रधान जी कहते हैं कि ये क्या नौटंकी चल रही है, सचिव जी जरा चेक करके आइए। इसके बाद सचिव जी निकल ही रहे होते हैं, तभी वहाँ विकास आ जाता है और सचिव जी से पूछता है कि आपने प्रहलाद चाचा को देखा है क्या। सचिव जी मना कर देते हैं। तब विकास बताता है कि पता नहीं वो कहाँ चले गए, एक दिन से गायब हैं। फिर सचिव जी थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं कि कहीं निकल गए होंगे घूमने फिरने। वैसे जगमोहन का घर कहाँ है, जिसके बाद ये दोनों वहाँ चले जाते हैं। अब यहाँ वो बूढ़ी दादी सही में झोपड़ी में रह रही होती है और जगमोहन अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ा होता है, मगर वहाँ ताका झाकी करने पर सचिव जी को थोड़ा डाउट होता है, तो वो उस दादी से अपनी लौकी मांगते हैं जो उसे सचिव जी ने दी थी। मगर दादी बहाने बनाने लगती है कि वो लौकी तो मैंने पूरी खा ली। तब सचिव जी जगमोहन के घर में जाकर चेकिंग करते हैं तो वो लौकी वहीं पर रखी होती है, जिसे देखकर सचिव जी उन सब लोगों पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मजाक समझ रखा है आपने, अगर मैंने पुलिस कंप्लेन कर दी तो आप सबको जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ेगा, आइंदा से ये गलती मत करना। यह कहकर सचिव जी और विकास वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जगमोहन सचिव जी को धमकी देता है कि ठीक है सचिव जी, मत बनवाइए हमारा घर, लेकिन हम भी पूरे गांव में फैला देंगे कि प्रधान जी और उनकी बीवी मंजू देवी अपने खोदे गड्ढे में गिर गई, जिसके बाद पूरे गांव में उनकी बदनामी होना तय है। इस पर विकास भड़कते हुए कहता है कि ये प्रधान जी ने गड्ढा कहाँ खोदा है। जगमोहन कहता है कि क्यों नहीं खोदा, वो चाहते तो यहाँ पर रोड बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक रोड नहीं बनवाई। तब सचिव जी कहते हैं कि तुझे जो करना है वो कर ले। जिसके बाद वो पंचायत ऑफिस आते हैं और प्रधान जी को सारी बात बताते हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी जगमोहन का चुप रहना बेहद जरूरी है, तो उसे पक्का घर दे दीजिए। लेकिन सचिव जी उसे देने से मना करते हैं और कहते हैं कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और वैसे भी अगर किसी को पता लग भी गया कि आप और मंजू देवी गड्ढे में गिर गए थे तो इससे क्या ही हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि रोड क्यों नहीं बनवा पा रहे हो तो कह देना जब अभी विधायक ही नहीं है तो रोड कहाँ से बनवाएंगे। तब विकास कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन बात फैलने पर प्रधान जी की बेइज्जती हो सकती है। प्रधान जी कहते हैं कि सचिव जी कुछ न कुछ तो करना होगा, इलेक्शन सर पर है। तब सचिव जी कहते हैं कि इसमें मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ गलत ही आ गया दोबारा से यहाँ फंसने के लिए। अब ये सुनकर प्रधान जी गुस्सा होकर यहाँ से चले जाते हैं और घर पहुँचने पर प्रधान जी के घर के बाहर एक कंपाउंडर खड़ा होता है। प्रधान जी पूछते हैं कि क्या हुआ। तब कंपाउंडर कहता है कि वो रास्ते में जगमोहन मिला था, उसने कहा कि मंजू देवी के पैर में चोट लगी है। तब प्रधान जी उसे वहाँ से गुस्से में भगा देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर शाम को प्रधान जी मंजू देवी को लेकर सचिव जी के पास पंचायत ऑफिस आते हैं, तो मंजू देवी सचिव जी से कहती है कि आप ये काम करवा दीजिए, आप पर कोई भी आंच नहीं आएगी। सचिव जी कहते कि ऐसे कैसे आंच नहीं आएगी, भूषण से लेकर विधायक तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तब प्रधान जी कहते हैं कि वैसे भी कुछ नहीं होगा, वो बुढ़िया तो अलग झोपड़ी में रह रही है। तब मंजू देवी कहती है कि अगर वो ड्रामा कर रही हैं तो उन्हें कह देना कि अब उन्हें ये ड्रामा असलियत में करना होगा, तभी उन्हें घर मिलेगा। विकास कहता है कि मगर अभी तक उन्हें लड़ता हुआ किसी ने देखा नहीं है तो सबूत कौन देगा। फिर मंजू देवी कहती है कि ठीक है, उन्हें कह दीजिए कि उन दोनों दादी पोते को पूरी भीड़ के सामने लड़ना होगा, तभी उन्हें घर मिलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। इसके बाद सचिव जी और विकास जगमोहन को समझाने जाते हैं कि तुम्हें अपनी दादी से लड़ना पड़ेगा। जगमोहन कहता है कि मैं अपनी दादी से नहीं लड़ सकता, जिस पर सचिव जी कहते हैं कि अब ये कहानी तुमने बनाई है तो फिर इसे भुगतो, और वैसे भी तुम्हें घर चाहिए या नहीं ये तुम्हें डिसाइड करना है। तब जगमोहन ये करने के लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो लड़ाई करते हुए अपनी दादी को घर से बाहर निकालकर झोपड़ी में फेंक देता है, जिसे 4-5 लोग देख लेते हैं। अब सुबह जगमोहन ने ये तो कर दिया था, लेकिन रात को जगमोहन को ये सब सोचकर काफी दुख हो रहा था कि उसने अपनी दादी को घर से निकाल दिया। इधर सचिव जी जगमोहन की दादी का नाम गरीब आवास योजना में डाल देते हैं और चाय बनाकर पीने लगते हैं। तभी वो खिड़की से टंकी को देखते हैं और सोचते हैं कि क्यों न टंकी पर जाकर चाय पी जाए। फिर वो टंकी की ओर चाय लेकर जाने लगते हैं। तभी माँ उसे रिंकी आती हुई दिखती है और वो भी चाय पीने आई थी। उसी टाइम इन दोनों को टंकी के ऊपर से प्रहलाद आता हुआ दिखता है, जिसने काफी ज्यादा पी रखी थी। तब रिंकी कहते कि आप प्रहलाद चाचा को संभालिए, मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर सचिव जी प्रहलाद को नीचे उतारते हैं और प्रधान जी और विकास को वहाँ आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद प्रधान जी और विकास वहाँ आकर प्रहलाद को प्रधान जी के घर ले आते हैं। अब यहाँ मंजू देवी ने प्रहलाद को सुला दिया था और मंजू देवी विकास को कहती हैं कि उस टंकी पर कुछ भी करके उसे बंद करवा दीजिए। आज के बाद उस टंकी पर कोई नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आज प्रहलाद की वहाँ से जान भी जा सकती थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में जगमोहन की बीवी अपनी सासू माँ को खाना खिलाने के लिए झोपड़ी में जाती है और उसे खाना खिलाते हुए एक बकरी वाला देख लेता है जिसका नाम माधव है। उसके बाद हम विकास और प्रहलाद को खाना खाते हुए देखते हैं। तब खाना खाने के बाद विकास की बीवी खुशबू प्रहलाद को कहती है कि जो आपको चेक मिला था 50 लाख का, अगर आप उसे बैंक में जमा करवा देते तो अच्छा रहता। इतनी मोटी रकम घर पे रखना मुझे डर लगता है।
जिस पे प्रहलाद कहता है कि कोई बात नहीं, उसे रखा रहने दो। यह कहकर प्रहलाद वहाँ से चले जाता है, लेकिन विकास खुशबू पर भड़क जाता है और कहता है कि आइंदा पैसों की बात प्रहलाद चाचा से मत करना। और दोस्तों, ये वही चेक होता है जो प्रहलाद के बेटे के शहीद होने पर सरकार ने मुआवजे के तौर पर प्रहलाद को दिया था। अब अगले सीन में सचिव जी और विकास ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तब सचिव जी विकास को कहते हैं कि वो गरीब आवास योजना की लिस्ट आ गई है, उसे बाहर चिपका दो। वहीं दूसरी तरफ भूषण विनोद और माधव को लिस्ट में आए नामों के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि इस बार भी तुम दोनों का नाम नहीं आया। लेकिन जगमोहन की दादी का नाम देखकर भूषण कहता है कि चलो, इसकी दादी को तो मिलना भी चाहिए था, क्योंकि बेचारी बुढ़िया को उसके पोते ने ही निकाल दिया घर से। लेकिन तभी माधव कहता है कि क्यों मिलना चाहिए था, मैंने तो आज ही जगमोहन की बीवी को उस बुढ़िया को खाना खिलाते हुए देखा था। जिसके बाद भूषण सीधा सचिव जी के पास पहुंचता है और कहता है कि सचिव जी, जगमोहन की दादी का नाम गरीब योजना में क्यों आया है, जबकि उनका तो पक्का मकान है। तो सचिव जी कहते हैं कि जगमोहन ने अपनी दादी से लड़ाई करके उन्हें घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसकी दादी ने अपना नाम इस योजना में लिखवा दिया। अब बाकी की बात मुझे नहीं पता, तुम जाकर खुद ही पता कर लो। तब भूषण यहाँ से चले जाता है और भूषण के जाते ही सचिव जी परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, तो जल्दी से जगमोहन को फोन लगाओ। अब वो तीनों वहाँ पहुँचते हैं। उससे पहले जगमोहन को सचिव जी ने सब कुछ समझा दिया था। तब जगमोहन अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा होता है कि आज के बाद अगर तूने इस बुढ़िया को खाना खिलाया तो तू भी मेरे घर से बाहर निकल जाना। ये कहकर वो और उसकी बीवी अंदर चले जाते हैं। विनोद ये देखकर भूषण से कहता है कि भैया, इनके बीच में तो सही में लड़ाई हो रखी है। फिर तीनों झोपड़ी में जाते हैं जहाँ वो बूढ़ी दादी लेटी होती है और भूषण पूछता है कि अम्मा जी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तब दादी कहती है कि क्या बताएं बेटा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। भूषण कहता है कि लगता है आपकी तबीयत खराब है, तो मैं कंपाउंडर को बुला लाता हूँ। जिसके बाद ये तीनों कंपाउंडर को लेने चले जाते हैं। उधर सचिव जी प्रधान जी के घर पर थे और जगमोहन से फोन पर बात कर रहे होते हैं। जगमोहन बताता है कि वो तीनों कंपाउंडर को बुलाने गए हैं, मगर मेरी दादी की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, तो वो दवाई कौन सी खाएंगी। तब सचिव जी कहते कि तुम चिंता मत करो, वो डॉक्टर आएगा तो गैस की दवाई देगा और उससे कुछ भी नहीं होता। ये कहकर सचिव जी फोन काट देते हैं। तब प्रहलाद यहाँ सबको कहने लगता है कि पहले एक झूठ बोला, अब उसे छुपाने के लिए दूसरे झूठ बोले जा रहे हैं। प्रधान जी, आपने सचिव जी को फालतू में इन सब में फंसा दिया। उधर भूषण कंपाउंडर को ले आता है और कंपाउंडर उस दादी से पूछता है कि क्या दिक्कत है दादी, तो वो कहते कि बस अच्छा नहीं लग रहा। तब कंपाउंडर उन्हें गैस की गोली खिला देता है। अब आधी रात में जब सचिव जी सो रहे होते हैं तब उसे जगमोहन का फोन आता है। जगमोहन रोते हुए बताता है कि सचिव जी, अम्मा की तबीयत सच में खराब हो गई है, पता नहीं उस कंपाउंडर ने कौन सी दवाई खिला दी थी, इसलिए गाड़ी का इंतजाम करवा दीजिए, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। जिसके बाद सचिव जी सीधा प्रहलाद के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताकर पूछते हैं कि कहीं गाड़ी मिलेगी क्या। फिर प्रहलाद सचिव जी को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ से उन्हें एक टेम्पो मिलता है, लेकिन टेम्पो चलाने वाले ने काफी ज्यादा पी रखी होती है और प्रहलाद ने भी थोड़ी सी पी रखी थी। जिसके बाद अब टेम्पो सचिव जी चलाकर लाते हैं और जगमोहन के घर से उसकी अम्मा को लेकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब जाकर उन्हें आराम मिलता है। फिर बाहर आकर जगमोहन सचिव जी और प्रहलाद को धन्यवाद कहता है और सचिव जी से आज रात कितना खर्चा आएगा उसके बारे में पूछता है। प्रहलाद कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, वैसे भी सरकार ने 50 लाख रुपए दिए हैं, उसका मैं करूंगा ही क्या। अब अगले दिन जगमोहन अपनी दादी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लाता है, लेकिन जगमोहन की दादी पक्के घर में जाने की बजाय झोपड़ी में चली जाती हैं, वरना लोगों को उन पर शक हो जाएगा। ये देखकर जगमोहन को अच्छा नहीं लगता, तो वो सीधा प्रहलाद के पास जाता है और कहता है कि भैया, अब हम सोच रहे हैं कि गरीब आवास योजना से अपना नाम हटवा लें, क्योंकि अगर घर मिला तो अम्मा से दूर रहना पड़ेगा और वो हो नहीं सकता। तो प्रहलाद कहता है कि ये सब तो तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था। जगमोहन बताता है कि मैंने तो ये सब सोचा था, लेकिन अम्मा ने जबरदस्ती करके ये मुझसे काम करवा दिया, अब आप ही कुछ करिए। ये कहकर वो रोने लगता है। जिसकी बात प्रहलाद जगमोहन की दादी को अपने घर ले आता है और दिखाता कि परिवार के बिना घर कितना सूना सूना लगता है। अब उसका घर देखकर दादी काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। तब प्रहलाद कहता है कि मेरी तो मजबूरी है, लेकिन आपके सामने तो आपका पूरा परिवार पड़ा है, तो क्यों गलती कर रही हो। अब ये बात दादी को समझ आ जाती है और वो गरीब आवास योजना से अपना नाम हटवा लेती हैं, ताकि वो अपने बच्चों के साथ रहें। और इस बार भूषण, विनोद और माधव सचिव जी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि चलो, इस बार तुमने एक अच्छा काम तो किया, एक दादी को उसके पोते से मिलवा दिया। तभी विनोद और माधव पूछते हैं कि सचिव जी, अब ये जो घर था वो किसे मिलेगा। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि वो तो प्रधान जी डिसाइड करेंगे। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पंचायत ऑफिस में आज एक मीटिंग बिठाई जाती है और मीटिंग शुरू होने से पहले सचिव जी मंजू देवी को समझा रहे होते हैं कि सभी लोगों को बता दीजिए कि अभी विधायक की पोस्ट खाली है,
तो जब तक विधायक ही नहीं रहेगा तो रोड का काम चालू नहीं हो पाएगा। प्रहलाद भी प्रधान जी को कहता है कि सचिव जी एकदम सही कह रहे हैं, जिस पर प्रधान जी थोड़ा गुस्से में होकर प्रहलाद को बोलते हैं कि तुम ही सबको बता देना, वैसे भी आजकल हम लोगों से ज्यादा लोग तुम्हारी सुन रहे हैं। तभी विकास आता है और कहता है कि चलिए मीटिंग शुरू हो गई है। अब मीटिंग के बीच में वहाँ भूषण आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि प्रधान जी आपने ये अच्छा नहीं करा, जगमोहन की अम्मा वाला घर भी आपने फुलेरा पश्चिम में दे दिया है। तब पंचायत वार्ड के मेंबर पूछने लगते हैं कि भूषण भाई आखिर हुआ क्या, और भूषण बताता है कि गरीब आवास योजना में टोटल 12 घर सरकार ने बनाने के लिए कहा था, जिसमें से 7 घर इन्होंने फुलेरा पश्चिम में दिए थे और 4 घर फुलेरा पूर्व में और 1 घर जगमोहन की अम्मा को दिया था। लेकिन जगमोहन की अम्मा वाला घर अब रद्द हो चुका है, तो उन्होंने वो घर भी फुलेरा पश्चिम में दे दिया। कायदे से तो वो घर फुलेरा पूर्व वालों को मिलना चाहिए था। तभी विनोद कहता है कि प्रधान जी खुद पश्चिम साइड के हैं ना, इसलिए पश्चिम फुलेरा वालों की मदद करते रहते हैं। फिर भूषण रोड की बात खोल देता है, तब प्रधान जी गुस्से में कहते हैं कि अभी विधायक नहीं है तो रोड के लिए फंड कौन देगा। भूषण कहता है यानी विधायक नहीं होगा तो रोड कभी नहीं बनेगा, जिस पर सभी वार्ड मेंबर्स बातें बनाने लगते हैं और इस बात का प्रधान जी और मंजू देवी पर कोई जवाब नहीं था। तब भूषण सभी वार्ड मेंबर्स को और भी भड़काने लगता है कि इस प्रधान ने हमारे गाँव के लिए करा कुछ भी नहीं है और ऊपर से विधायक से हमारी दुश्मनी करवा दी, वो भी सचिव के लिए। फिर वो सबको बताता है कि विधायक को बेल मिल चुकी है और इस इलेक्शन में उसकी बीवी विधायक की जगह पर खड़ी होगी और उनका जीतना तय है। फिर वो कहता है कि मैं गांव वालों से विनती करता हूं कि इस बार इलेक्शन में हमें प्रधान को बदलना ही होगा। यह कहकर भूषण वहां से चले जाता है और भूषण की इन्हीं बातों को सुनकर सबका मुंह उतर जाता है। वहीं अगले सीन में हम विकास को देखते हैं, जिस पर किसी का फोन आ रहा होता है। तब उसकी बीवी पूछती है कि क्या हुआ। वो बताता है कि आज वीडियो के बाहर तनख्वाह बढ़ाने के लिए धरना है, लेकिन मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। तब खुशबू कहते कि हाँ आप प्रधान जी की चिंता में लगे रहो, लेकिन वो तो पैसे वाले लोग हैं, बाद में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी विकास भड़क जाता है कि तुम बार बार पैसे पर क्यों आ जाती हो। तब उसकी बीवी उसे प्यार से समझाती है कि अभी हमें भले कोई दिक्कत ना हो, लेकिन आगे जब हमारा बच्चा होगा तब तो हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद विकास धरने पर चले जाता है। अब इधर सचिव जी जब खाली होते हैं तो वो रिंकी को फोन करके पूछते हैं कि प्रधान जी क्या कर रहे हैं। रिंकी बताते हैं कि पापा और मम्मी का आपस में झगड़ा हो रहा है और मैं थोड़ी देर में बाजार जाने वाली हूँ ताकि थोड़ा घूम फिर सकूं और इस झगड़े से दूर रहूं। सचिव जी पूछते हैं कि किसके साथ जा रही हो। रिंकी कहती कि शायद पैदल जाऊंगी। तो सचिव जी कहते कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ और रिंकी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर दोनों बाजार घूमने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ प्रहलाद पेड़ के नीचे बैठकर दारू पी रहा होता है। वहीं विकास धरने पर बैठा होता है और इधर प्रधान जी और मंजू देवी का झगड़ा चल रहा होता है। जिसके बाद हम रिंकी और सचिव जी को मंदिर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहां सचिव जी रिंकी को MBA करने की सलाह देते हैं क्योंकि रिंकी को अब अपने करियर पर ध्यान देना था। तब सचिव जी पूछते हैं कि पहले तो तुम्हारे घर वाले शादी करवा रहे थे, अभी अचानक से पढ़ाई कैसे। रिंकी बताती कि वो शादी के लिए मेरे पीछे पड़े थे, लेकिन मैंने अब मना कर दिया है और मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है। तभी सचिव जी को रिंकी से पता चलता है कि उसके तो केवल मैथ में 42 नंबर ही आए थे। फिर भी वो रिंकी को मोटिवेट करते हैं कि तुम MBA कर लोगी। इसके बाद हम भूषण, उसकी बीवी, विनोद और माधव को तैयार देखते हैं, जो कि विधायक से मिलने जा रहे थे। फिर विधायक के घर पहुंचने पर पहले तो विधायक का चेला उन्हें अंदर जाने नहीं देता। तब भूषण कहता है कि हम फुलेरा गांव के प्रधान से बदला लेना चाहते हैं, जिसके बाद छुट्टन उन्हें अंदर जाने देता है। अब विधायक भूषण और उसकी पत्नी से पूछता है कि क्या तो मंजू देवी को इस बार हरा दोगी। क्रांति देवी कहती है कि अगर आपका सहयोग रहा तो पक्का उसे हरा देंगे और विधायक उनकी प्लानिंग पूछता है। भूषण बताता है कि पहले तो हम आपके और फुलेरा गांव के बीच समझौता करवाएंगे और उसके बाद आपको इलेक्शन जीतकर विधायक बनने के बाद फुलेरा गांव की रोड बनवानी होगी और इसका आश्वासन गाँव वालों को अभी देना होगा। तब विधायक कहता है कि अच्छा तो ये सब करके तुम बड़े नेता बन जाओगे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा। भूषण कहता है कि बदला, वो भी उस प्रधान से जिसने आपकी बेइज्जती की थी। ये सुनकर विधायक भूषण और उसकी पत्नी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर शाम को ऑफिस में विकास सचिव जी को बता रहा होता है कि आज मैं धरने पर गया था, लेकिन वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है। सरकार का जब मन करेगा वो सैलरी तभी बढ़ाएगी। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, मैं तो कह रहा हूँ तो अपना एक अलग बिजनेस खोल ले। तभी वहाँ प्रहलाद आ जाता है और पूछता है कि किसी ने प्रधान जी का हालचाल लिया या नहीं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। फिर रात को प्रधान जी गुस्से में छत पर बैठे होते हैं तो रिंकी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है, पर वो नीचे नहीं जाते। तभी व्हाट्सएप ग्रुप पर सबका हाई मैसेज आता है, यानी आज रात को इनकी महफिल लगने वाली है। फिर चारों जने बियर पीने बैठे होते हैं, लेकिन आज किसी का भी मूड अच्छा नहीं होता और सबके मुंह लटके हुए थे। तब प्रधान जी कहते हैं कि यहाँ पर भी अगर मुझे गाली देनी है तो दे दो, वैसे भी सब लोग मुझे गाली दे ही रहे हैं।
तब प्रहलाद कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है। वैसे भी हम सबसे उस आवास योजना में गलती तो हुई है और मैं सोच रहा हूँ मुझे सरकारी मुआवजा जो मिला है 50 लाख रुपए, उसे देकर हम गांव की रोड बनवा लेते हैं, जिसके बाद आप इलेक्शन जीत जाएंगे। इस पर सचिव जी कहते हैं कि सरकारी काम के लिए आप अपना पैसा क्यों देंगे, और विकास भी यही कहता है। तभी प्रधान जी कहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए, रोड तो सरकारी फंड से ही बनेगी, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब प्रहलाद कहता है कि रोड बनने दीजिए प्रधान जी, वरना आप इलेक्शन हार जाएंगे। प्रधान जी चौंक के कहते हैं कि कैसे हार जाएंगे इलेक्शन, तुम तो हमारे साथ हो ना। जिस पर प्रहलाद कहता है कि नहीं, हम नहीं है, इस बारी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि गांव वालों को लगता है कि हम अपने शहीद बेटे के पीछे अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं, और इससे अच्छा तो हम इलेक्शन लड़े ही ना। तभी ये लोग भूषण और उसके साथियों को विधायक के पास से आता हुआ देखते हैं। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विनोद और माधव को भूषण के घर जाते हुए देखते हैं, जहां जाकर वो भूषण को बताते हैं कि इस बारी प्रहलाद इलेक्शन नहीं लड़ेगा, जिसे सुनकर भूषण खुश हो जाता है कि इस बारी तो मुझे प्रधान बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर हम सचिव जी को देखते हैं, जो मंजू देवी और प्रधान जी को बता रहा होता है कि भूषण ने पंचायत ऑफिस में मीटिंग बिठाने के लिए कहा है, क्योंकि वो रोड बनवाने पर कुछ बताने वाला है, जिसे सुनकर प्रधान जी भड़कने लग जाते हैं कि वो है कौन जो मीटिंग रखने के लिए कह रहा है। तब मंजू देवी कहती हैं कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, हमें उसकी बात सुननी ही पड़ेगी, अगर वो रोड बनवाने का कोई हल ढूंढ लाया है तो। और वैसे भी इस बारी प्रहलाद भी हमारे साथ इलेक्शन में नहीं लड़ रहा, तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर हम पंचायत ऑफिस में मीटिंग का सीन देखते हैं, जहां सभी लोग आए होते हैं, और मंजू देवी भूषण से पूछती है कि बताओ क्या बात करनी है रोड के ऊपर, जिसपे भूषण कहता है कि विधायक जी के साथ शांति समझौता करके रोड बन जाएगा। ये सुनकर प्रधान जी काफी तेज तेज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम लाख बार उसके सामने हाथ क्यों न जोड़ लें, लेकिन तब भी वो यहाँ की रोड नहीं बनवाएगा। अब इस चीज का जवाब देते हुए भूषण कहता है कि आपसे तो कुछ भी होगा नहीं, तो हमने ही विधायक जी से बात कर ली है और वो सब कुछ भूलकर शांति समझौता करने के लिए मान गए हैं। साथ ही वो इलेक्शन जीतने के बाद रोड जरूर बनवाएंगे। अब विधायक सब चीजें भूलने के लिए तैयार है, तो हम क्यों नहीं। ये सुनकर सभी वार्ड मेंबर्स राजी हो जाते हैं और मंजू देवी विधायक से शांति समझौता करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सचिव जी को कहती है कि इस बारी विधायक के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तभी विनोद कहता है कि विधायक जी शांति समझौता करने के बाद सफेद कबूतर उड़ाना चाहते हैं, इसलिए आप सफेद कबूतर ले आना। अब मीटिंग खत्म होने के बाद सचिव जी, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास पेड़ के नीचे बैठकर शांति समझौते में क्या क्या होगा इसी बारे में बात कर रहे थे। तभी प्रहलाद विधायक कबूतर उड़ाएगा इस बात को सोचकर हंसने लगता है, और काफी दिनों बाद प्रहलाद को हंसता हुआ देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि मंजू देवी विधायक के लिए खाना बना रही होती है, और वहीं विकास और सचिव जी एक कबूतर वाले से, जिसका नाम बम बहादुर होता है, उससे एक नॉर्मल कबूतर खरीद लेते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी सफेद रंग का कबूतर नहीं था। आप सभी लोग पंचायत ऑफिस के बाहर खड़े होकर विधायक के आने का इंतजार कर रहे थे, जहां भूषण और उसकी पत्नी अलग ही अंदाज में खड़े थे, जैसे वो विधायक के कोई रिलेटिव हो। तभी थोड़ी देर बाद विधायक वहाँ आ जाता है, जहाँ वो अपनी बेटी को भी लेकर आया था, और सबको कहता है कि मेरी बेटी चित्रा आप सबसे मिलना चाह रही थी। फिर प्रधान जी विधायक को माला पहनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन विधायक सीधा भूषण के पास चला जाता है और भूषण उसको माला पहनाकर उसका स्वागत करता है। इसके बाद विधायक प्रहलाद के पास जाकर उसके बेटे के शहीद होने पर झूठे आंसू बहाता है, क्योंकि वहाँ पर रिपोर्टर भी आए हुए थे। अब ये सब होने के बाद मंजू देवी विधायक को कहती है कि चलिए विधायक जी, आपके लिए भोजन तैयार है। जिस पे विधायक कहता है कि हम खाना तो खाएंगे, लेकिन आपके यहाँ पर नहीं। दरअसल भूषण ने पहले ही हमारे खाने का इंतजाम कर रखा है। तब भूषण कहता है कि विधायक जी, विनोद क्या खाना खाएंगे। जिसके बाद विधायक विनोद क्या खाना खाने बैठता है और विनोद से कहता है कि खाने में क्या बनाया है। विनोद बताता है कि आपके लिए हमने स्पेशल बकरा बनाया है। ये सुनते विधायक तुरंत जितने भी लोग वहाँ थे उन सबसे वीडियो बनाने के लिए मना करता है। तब भूषण विधायक के चेले छुट्टन से पूछता है कि विधायक जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। छुट्टन बोलता है कि कुत्ते को मारने वाले केस के बाद से सरकार ने उन्हें किसी भी तरीके के जानवर को खाने से मना किया है। तब भूषण कहता है कि तो रहने दीजिए विधायक जी, हम आपके लिए कुछ और बना लाते हैं। लेकिन विधायक कहता है अब इतना सारा खाना फेंका क्यों जाएगा। दरअसल विधायक के मुंह में भी पानी आ रहा था बकरे को देखकर, और विधायक बकरा खाने लगता है। अब खाना खाने के बाद पंचायत ऑफिस में मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें सचिव जी विधायक जी को सबसे पहले वहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हैं। तब विधायक कहता है कि सबसे बड़ा धन्यवाद तो भूषण और उसकी पत्नी का बनता है, क्योंकि हमारे और गांव के बीच शांति समझौता कराने में उनका सबसे बड़ा हाथ है। अभी सुनकर प्रधान जी का मुंह तो लटक जाता है, लेकिन सभी वार्ड मेंबर भूषण और उसकी पत्नी के लिए काफी जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग पंचायत ऑफिस के बाहर आते हैं, जहाँ विधायक सभी को कहता है
कि अगले इलेक्शन में या मैं विधायक बनूंगा या मेरी बीवी, लेकिन अब इस गांव में पक्की सड़क जरूर बनेगी। साथ ही वो भूषण की तारीफ करता है और उड़ाने के लिए कबूतर मांगता है। तब बम बहादुर उसे कबूतर देता है, जिसे देखकर विधायक कहता है कि हमने तो सफेद कबूतर लाने के लिए कहा था। प्रहलाद कहता है कि कबूतर तो कबूतर होता है, अब इसे उड़ाइए। तभी सचिव जी प्रधान जी को विधायक के साथ कबूतर उड़ाने के लिए आगे करते हैं, लेकिन विधायक प्रधान जी को रोककर भूषण को बुलाता है और ऐसे में सबके सामने प्रधान जी की बेइज्जती कर देता है। इसी बीच विधायक ने कबूतर को इतनी टाइट पकड़ा होता है कि जैसे विधायक कबूतर को उड़ाता है तो कबूतर उड़ने की बजाय सीधा जमीन पर नीचे गिर के मर जाता है। तब बम बहादुर अपने कबूतर को मरा हुआ देखकर विधायक को कहता है कि सही केस लगा है तुम पर, तुमने कुत्ता मारा भी होगा और उसे खाया भी होगा। ये सुनकर छुट्टन बम बहादुर का गला पकड़ लेता है। तब सचिव जी और प्रहलाद कहते हैं कि गला छोड़ दे, वरना मारे बिना यहाँ से नहीं जाने देंगे। और तब विधायक और उसका चेला वहाँ से चले जाते हैं। फिर सभी गांव वाले विधायक को गालियां सुनाने लगते हैं और भूषण, जो गांव वालों के सामने हीरो बनना चाहता था, उसका प्लान फेल हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिव जी अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रात में 2 रिपोर्टर आते हैं और सचिव जी से पूछते हैं कि विधायक के हाथों एक कबूतर मारा गया है ना। सचिव जी कहते हैं हाँ। जिसके बाद वो रिपोर्टर प्रधान जी से परमिशन लेते हैं बम बहादुर का इंटरव्यू लेने के लिए। साथ ही वो बताते हैं कि अगर आप बम बहादुर को सपोर्ट करेंगे तो विधायक बम बहादुर का इंटरव्यू देखने के बाद भी उसे कुछ करवाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तब प्रधान जी कहते हैं मैं अभी थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ। जिसके बाद प्रधान जी सोच में पड़ जाते हैं कि उसे बम बहादुर का इंटरव्यू दिलवाना चाहिए या नहीं। तब मंजू देवी उन्हें कहती है कि आप इंटरव्यू लेने दीजिए, अगर विधायक बम बहादुर को कुछ करेगा तो आप संभाल लेना और उसे बचाकर आपका गांव में काफी नाम होगा, क्योंकि वो पोरू फुलेरा का रहने वाला है और ये वही लोग थे जिन्हें भूषण भड़का रहा था। अब ये आइडिया प्रधान जी को काफी अच्छा लगता है और वो इंटरव्यू लेने की परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद वो रिपोर्टर बम बहादुर का इंटरव्यू लेकर उसे न्यूज चैनल पर डाल देते हैं। अगले दिन भूषण, विनोद और माधव विधायक से मिलने जाते हैं, जहाँ विधायक काफी गुस्से में होता है बम बहादुर के इंटरव्यू को लेकर और वो भूषण को कहता है कि जाकर बम बहादुर को कह दो कि हमसे पब्लिकली माफी मांग ले, वरना हम उसके साथ कुछ बुरा कर देंगे। वहीं इधर इनके सचिव जी के पास एमबी की किताबें लेने आती है, जहाँ सचिव जी उसे सारी किताबें दे देते हैं और ये देखकर रिंकी हैरान हो जाती है कि एमबीए के लिए इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तब सचिव जी कहते हैं कि हाँ, और मुझे यकीन है तुम एमबीए क्लियर कर लोगी। इसके बाद सचिव जी, प्रधान जी, प्रहलाद और विकास बम बहादुर को पंचायत ऑफिस में शिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि जब तक ये इंटरव्यू वाला मामला शांत नहीं हो जाता तब तक तुम यहीं रहोगे और डरने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी प्रहलाद कहता है कि प्रधान जी मान लीजिए अगर विधायक बम बहादुर पर हमला कर दे तो उसके पास एक छोटा मोटा हथियार तो होना चाहिए। विकास कहता है कि हमारे पास एक हथियार है और वो उसे वही बांस का डंडा ला कर देता है जो नए सचिव को मारने के लिए लाया था। तभी विकास पर फोन आता है खुशबू का और वो बताती है कि हम बेहोश हो गए थे। ये सुनते सब लोग विकास के घर पहुंच जाते हैं। उधर से मंजू देवी और रिंकी भी वहां पहुंच गए थे। आप सब लोग विकास के घर पर बैठकर सोच रहे होते हैं कि आखिर खुशबू को हुआ क्या जो उसे चक्कर आ गए। तभी मंजू देवी कहती है कि शायद खुशबू प्रेग्नेंट है, जाकर हॉस्पिटल में टेस्ट करवाओ। तब प्रहलाद पूछता है कि हॉस्पिटल कैसे जाओगे। विकास कहता है कि ऑटो से चले जाएंगे। तब प्रधान जी कहते हैं कि नहीं, अभी मैं गाड़ी मंगवा रहा हूँ, तुम उसमें ही बैठकर जाना। इधर भूषण, उसकी बीवी, विनोद और माधव बम बहादुर को ढूंढ रहे होते हैं और वो एक चाय वाले से पूछते हैं कि तुमने बम बहादुर को कहीं देखा क्या। तब वो चाय वाला बताता है कि बम बहादुर तो पंचायत ऑफिस की तरफ गया था। जिसके बाद वो पंचायत ऑफिस जाते हैं जहाँ ताला लगा हुआ था। तब सभी लोग पंचायत ऑफिस में ताका झाकी करने लगते हैं, जहाँ उन्हें बम बहादुर दिख जाता है और वो चारों जने बम बहादुर को समझाते हैं कि विधायक से माफी मांग लो, तुम्हारे इंटरव्यू के चक्कर में उनकी काफी बदनामी हो रही है। बम बहादुर कहता है कि अगर माफी न मांगू तो क्या कर लोगे। तब भूषण धमकी देते हुए कहता है अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो तुम्हें मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा पाएगा और फैसला तुम्हारे हाथ में है। वहीं उधर विकास और खुशबू के साथ रिंकी और सचिव जी भी हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहां विकास और खुशबू तो हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने चले जाते हैं और बाहर रिंकी और सचिव जी कार में बैठकर बातें कर रहे थे, जिससे हम समझ पाते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद विकास और खुशबू हॉस्पिटल से बाहर आकर ये बताते हैं कि वो माँ बाप बनने वाले हैं, जो सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर घर पहुंचकर विकास और खुशबू सभी से आशीर्वाद लेते हैं और रात को एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया जाता है, जहां सभी लोग काफी खुश थे। तभी वहां वो दोनों रिपोर्टर और बम बहादुर आ जाते हैं और बम बहादुर सभी को कहता है कि अगर वो विधायक हमसे प्यार से कहता तो हम उससे माफी मांग भी लेते, लेकिन हमारा एक कबूतर मार के हमको ही धमकी दे रहा है।
अब हम उसे बताते हैं कि आखिर हम हैं कौन। जिसके बाद वो रिपोर्टर एक और इंटरव्यू शूट करने लगता है जहाँ गाँव के सभी लोग बम बहादुर के पीछे खड़े होते हैं। और इस इंटरव्यू में बम बहादुर बताता है कि कैसे विधायक उसे धमकी दे रहा है। जिसके बाद ये इंटरव्यू अपलोड कर दिया जाता है और उसे विधायक की और भी बदनामी होने लगती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम 10 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां सचिव जी प्रधान जी के साथ रोड पर घूमते हुए कहता है कि 10 दिन हो चुके हैं, विधायक ने अभी तक कुछ भी करा नहीं, तो चलिए बम बहादुर से मिलाते हैं। जिसके बाद ये बम बहादुर के घर पहुंचते हैं जहां बम बहादुर इन्हें इनका दिया हुआ बांस का डंडा दे देता है और कहता है कि विधायक ने अभी तक कुछ भी करा नहीं, तो अब क्या करेगा। तब विकास कहता है कि लेकिन अगर कुछ भी हो तब तुम्हें लड़ना नहीं है, तुरंत वहाँ से भागकर हमारे पास आना है। फिर बम बहादुर के घर से वापस आते समय विकास कहता है कि बम बहादुर को विधायक से बचाने के चक्कर में आपकी काफी तारीफ हो रही है प्रधान जी। तब प्रधान जी कहते हैं वो तो होनी चाहिए थी। फिर प्रधान जी सचिव जी से पूछते हैं कि आपकी एग्जाम की डेट कब है। सचिव जी बताते हैं 20 दिन बाद। और प्रधान जी कहते हैं कि अब तो आप पर ज्यादा समय नहीं बचा, तो आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तभी वो सब देखते हैं कि वहाँ पर एक लाल गाड़ी आती है जिसमें रिंकी की दोस्त रवीना और उसका पति गणेश होता है। यह वही गणेश था जिसके सीजन 1 में सचिव जी से बहस हो गई थी। खैर अब जैसे ये बात रिंकी को पता चलती है कि रवीना गांव आई है तो वो तुरंत रवीना से मिलने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ विधायक किसी 2 लड़कों को बुलाता है और उन्हें बम बहादुर का इंटरव्यू दिखाते हुए कहता है कि इसी को निपटाना है। सुनकर वो लड़के सोचते हैं कि इस आदमी को खत्म करना है और ये सुनकर वो डर जाते हैं। तब विधायक कहता है बस टांग तोड़नी है और ये दोनों लड़के उसके लिए मान जाते हैं। इधर रिंकी रवीना और गणेश से मिलती है और थोड़ी बातचीत करने के बाद रवीना कहते कि चलो अब गांव घूम लेते हैं और तू सचिव जी को भी बुला ले। पहले तो रिंकी सचिव जी को बुलाने से मना करती है, लेकिन रवीना के कहने पर रिंकी सचिव जी को बुला लेती है। फिर चारों जने पहले एक बगीचे में घूमते हैं जहाँ गणेश कहता है कि अब मुझे पंचायत ऑफिस देखना है जहाँ मेरी बारात रुकी थी। जिसके बाद सब पंचायत ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद गणेश दोबारा कहता है कि अब मेरा पंचायत ऑफिस जाने का मन नहीं है, अब मुझे इस टंकी पर चढ़ना है कि टंकी की सीढ़ियां तो बंद है क्योंकि बच्चे बार बार टंकी पर चढ़ जाते थे। तभी वहाँ से विकास और प्रहलाद जा रहे होते हैं। प्रहलाद पूछता है कि क्या हुआ। तब सचिव जी उसे सब बताते हैं। तब प्रहलाद टंकी का दरवाजा खोल देता है और कहता है कि मेहमान ने कहा है तो सब चीज हो जाएगी, मेहमान तुम ऊपर जाओ, आराम से चढ़ना। तब गणेश कहता है कि अब ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। ये देखकर विकास सचिव जी को कहता है कि सही कहा था आपने, ये आदमी सही में पागल है। जिसके बाद हम बम बहादुर को देखते हैं जो तालाब के पास बैठकर बीड़ी पी रहा होता है। तभी वो 2 लड़के जिन्हें विधायक ने भेजा था वो बम बहादुर के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम तुम्हीं से मिलने आए हैं, दरअसल हमें विधायक ने तुम्हारी टांगे तोड़ने के लिए भेजा है। अब ये सुनकर बम बहादुर सोच में पड़ जाता है और अपनी बीड़ी पूरी खत्म करके मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है। और दोस्तों इस सीन को देखने में काफी हंसी आती है क्योंकि बम बहादुर इतनी तेज भाग रहा होता है कि मानो वो मैराथन जीतने के लिए भाग रहा हो और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते। फिर बम बहादुर भागते हुए सीधा पंचायत ऑफिस पहुंचता है और वह सबको बताता है कि विधायक के आदमी मुझे मारने आए थे। तब सब जने बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखता। वहीं उधर वो दोनों लड़के विधायक को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं था कि बम बहादुर इतनी तेज भागेगा। तब विधायक उन्हें गाली सुनाकर वहाँ से भगा देता है। इधर पंचायत ऑफिस में मीटिंग बिठाई जाती है जहाँ भूषण, क्रांति देवी, विनोद और माधव भी आए होते हैं और भूषण प्रधान जी से फालतू बहस करने लगता है। तब सचिव जी भूषण को हड़काते हुए कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बताइए, वरना यहाँ से चले जाइए। और भूषण यहाँ से चले जाता है। फिर वार्ड मेंबर प्रधान जी से पूछते हैं कि क्या सोचा है। विधायक का जवाब देने के लिए क्या करना है। प्रधान जी कहते हैं कि हम उसका घोड़ा खरीदेंगे क्योंकि वो घोड़ा बेच रहा है। और जरा सोचिए, जिस गांव को वो 2 कौड़ी का समझता है, अगर वही उसका घोड़ा खरीद ले तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी। तब एक आदमी कहता है कि विधायक फुलेरा गांव में किसी भी इंसान को अपना घोड़ा नहीं बेचेगा। जिसपे सचिव जी कहते हैं कि फुलेरा के आदमी को नहीं दे सकता तो क्या हुआ, फुलेरा के दामाद को तो दे सकता है। जिसके बाद प्रधान जी और मंजू देवी परमेश्वर को मना रहे होते हैं कि वो अपने दामाद को कहे घोड़ा खरीदने के लिए, और प्रहलाद घोड़ा खरीदने के लिए पैसे लाकर दे देता है। तभी गणेश वहाँ आकर कहता है कि चलो घोड़ा खरीदने चलते हैं, और ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रवीना और गणेश घोड़ा खरीदने के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में रवीना और गणेश विधायक के घर पहुंच जाते हैं घोड़ा खरीदने के लिए, जहां वो छुट्टन से घोड़े का दाम पूछते हैं। तब छुट्टन हंसते हुए कहता है
कि ये आपकी गाड़ी से महंगा है। तब गणेश अपनी ऐठ में छुट्टन के हाथ में प्रहलाद के दिए हुए 5 लाख रुपए रखता है और कहता है कि गिन लो, थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मिठाई खा लेना। और फिर घोड़े को विदा करते समय विधायक घोड़े के लिए रोने लगता है क्योंकि उसे घोड़े से काफी लगाव हो गया था। फिर वो गणेश से उसके गांव के बारे में पूछता है और कहता है कि हम बीच बीच में सितारा सिंह से मिलने आते रहेंगे। जिसके बाद रवीना और गणेश घोड़ा लेकर गांव आ जाते हैं और घोड़े को देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी भूषण उस घोड़े को देखकर तुरंत विधायक को फोन करके बता देता है कि आपने घोड़ा किसे बेच दिया। फिर जैसे विधायक को सच्चाई पता लगती है तो वो पूरी अपनी गैंग को लेकर फुलेरा गांव पर हमला करने के लिए निकल जाता है। और फुलेरा गांव में एंट्री होते ही भूषण विधायक के सामने हाथ जोड़कर उसे रोक लेता है और कहता है कि विधायक जी रुक जाइए, खून खराबे से कुछ भी सही नहीं होता, मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए, मैं जाकर बात करता हूँ। तब विधायक कहता है कि अभी 1 बज रहे हैं, अगर 3 बजे तक मेरा घोड़ा इस रास्ते से आता हुआ नहीं दिखा तो मैं उस गांव में आकर किसी भी आदमी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद भूषण सीधा गांव जाता है और पंचायत मीटिंग करके सभी को ये बात बताता है और फिर वार्ड मेंबर को भड़काने लगता है कि ये सारी लड़ाई प्रधान जी और विधायक के बीच में है, इसमें गांव वालों का कोई दोष नहीं है। अगर हम इनके चक्कर में बैठे रहे तो विधायक जी हमें भी नहीं छोड़ेंगे और अगर इन्होंने बम बहादुर को इंटरव्यू लेने से मना कर दिया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। इसलिए वो सबको माफी मांगने के लिए कहता है। तब बम बहादुर गुस्से में कहता है कि वो विधायक गांव के एक आदमी को धमकाता है और प्रधान जी उसका सपोर्ट करते हैं। इस चक्कर में बात आगे बढ़ जाती है तो ये लड़ाई गांव की कैसे नहीं है, और इतना ही था तो तुमने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करा, मैं तो तुम्हारी साइड का हूँ। ये बात सुनते भूषण का मुंह बंद हो जाता है। फिर सचिव जी सभी से पूछते हैं कि क्या करा जाए, घोड़ा वापस लौटा दिया जाए या फिर घोड़े के लिए लड़ा जाए। तब एक आदमी कहता है कि अगर घोड़ा लौटा देंगे तो गांव की इज्जत खराब हो जाएगी और अगर नहीं लौटाया तो गांव में खून खराबा होगा। जिस पे प्रहलाद कहता है कि कुछ भी नहीं होगा, अगर विधायक बंदूक दिखा रहा है तो हमें भी बंदूक दिखा देनी चाहिए। इस बात पर सभी वार्ड मेंबर्स एग्री करते हैं और अब गांव के सभी लोग बंदूक लेकर इकट्ठा हो जाते हैं। मगर मंजू देवी कहती है कि जब तक विधायक की तरफ से गोली नहीं चलेगी तब तक हम भी गोली नहीं चलाएंगे। फिर पंचायत ऑफिस के बाहर सभी लोग बंदूक और हथियार लेकर इंतजार कर रहे होते हैं और उन्होंने प्रहलाद को एक राइफल लेकर टंकी के ऊपर बैठा दिया होता है। वहीं विधायक के पास एक ऑफिसर और इंस्पेक्टर पहुंचते हैं जिन्हें डीएम मैडम ने भेजा था लड़ाई रुकवाने के लिए। पहले तो वो ऑफिसर विधायक को समझाता है तो विधायक कहता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा हमला कर दूंगा। जिसके बाद वो ऑफिसर फुलेरा गांव की तरफ भागता है और गांव पहुंचने के बाद मंजू देवी को समझाता है कि घोड़ा वापस कर दीजिए, विधायक अच्छा आदमी नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मंजू देवी उनकी बात नहीं सुनती। तभी 3 बज जाते हैं और विधायक गाँव में आ जाता है। जिसके बाद यहाँ विधायक के लोग और गांव के सभी लोग एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं और ऑफिसर और इंस्पेक्टर इन दोनों को शांत करने में लगे रहते हैं, लेकिन इनकी बात कोई भी नहीं सुनता और ऐसा लगता है कि यहाँ कभी भी फायरिंग शुरू हो जाएगी। तभी ऑफिसर के पास डीएम मैडम का फोन आता है और वो विधायक से बात करने के लिए कहती हैं। अब जब विधायक बात करता है तब डीएम मैडम कहती है कि आप होल्ड करिए, आपकी बात में सांसद से करवा रही हूँ। तब विधायक उनसे बात करता है और हम समझ पाते हैं कि विधायक इसी की पार्टी से जुड़ा हुआ है। इस साइड पर बात करने वाला व्यक्ति कहता है कि राजनीति को पहलवानी के साथ नहीं बल्कि शतरंज की तरह खेला जाता है, जो सुनकर विधायक वहां से चले जाता है क्योंकि अब चुनाव भी पास थे और विधायक को वहां से भगाकर गांव वाले काफी खुश होते हैं। इसके बाद हमें 24 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सचिव जी का एग्जाम होता है जिसके लिए वो बनारस निकलने वाले थे। अब विकास, प्रहलाद और प्रधान जी उसे छोड़ने के लिए गांव के बाहर तक आए थे जहां से उसे बस मिलेगी। अब वो बस का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में सचिव जी को उसकी मौसी के लड़के का फोन आता है क्योंकि वो भी सचिव जी के साथ बनारस जाने वाला था और थोड़ी देर बाद वहाँ बस आ जाती है और सचिव जी बस में चढ़ने वाले होते हैं कि तभी 2 आदमी बाइक पर बैठकर आते हैं और इन चारों पर गोली चलाने लगते हैं। तब ये लोग किसी तरह बचते हुए सचिव जी को बस में चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वो दोनों बंदूक वाले तो इनके पीछे पड़े थे इन्हें मारने के लिए। जिसके थोड़ी देर बाद इन तीनों को वो दोनों बंदूक की नोक पर ले लेते हैं। तभी सचिव जी का कॉल आता है कि सब ठीक तो है। विकास उनसे झूठ कहता है कि हाँ यह सब ठीक है। फिर कॉल काटने के बाद वो आदमी पूछते हैं कि तुम में से प्रधान कौन है। तब प्रधान जी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ही प्रधान हूँ, बता क्या कर लेगा। तब वो आदमी प्रधान जी को गोली मार देता है। अब हम देखते कि रात को सचिव जी अपनी मौसी की लड़की के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ रिंकी उसे बताती है कि गोली कंधे पर लगी है लेकिन अब वो सेफ है। तब सचिव जी गुस्से में हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और प्रहलाद और विकास उसके पीछे पीछे बाहर आते हैं। फिर ये चारों जने हॉस्पिटल के बाहर आकर देखते हैं कि विधायक प्रधान जी से मिलने आ रहा है। तभी सचिव जी गुस्से में विधायक को कहते हैं कि क्या हुआ, दोबारा गोली मारने आया है, अंदर जाने की हिम्मत भी मत कर लेना। तब छुट्टन सचिव जी को शांत करने लगता है लेकिन सचिव जी गुस्से में बहस करनी शुरू कर देते हैं। यहाँ भूषण भी विधायक के साथ आया होता है और वो भी प्रधान के बारे में काफी भला बुरा कह रहा था।
तब गुस्से में सचिव जी भूषण के चाटा मार देते हैं और तभी वहाँ इन सब की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ एक तरफ विधायक उसकी गैंग और भूषण थे और दूसरी तरफ सचिव जी विकास प्रहलाद और उनकी मौसी का लड़का था और ये काफी बुरी तरह से एक दूसरे को मार रहे थे। ये फाइटिंग सीन देखने में काफी मजेदार था। इसके बाद पुलिस इन सबको पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां वो ऑफिसर और इंस्पेक्टर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कितना झगड़ा मारपीट वगैरह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सचमुच पंचायत इलेक्शन अब पास आ गए हैं। इसी के साथ ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, इसके अगले सीजन में हम देखेंगे कि प्रधान जी पर असल में गोली किसने चलाई थी और प्रधान जी और भूषण में से इस बार चुनाव कौन जीतेगा, ये देखने लायक होगा। बाकी आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।